नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग इस चैनल पे सीएसआईआर, नेट, गेट और आईआईटी जैम से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। इसी चैनल पे हमने बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर में आने वाली फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी स्टडी करेंगे। आने वाले कुछ टाइम में हम एमएससी से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी डालेंगे और हम बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स भी इसमें डालेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोगों को ये पसंद आए, ये कंटेंट आपको, तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। यदि किसी भी कंटेंट में आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन फॉर्म में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस कंटेंट से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन की फॉर्म में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकूं। चलो, हम लोग जो है वो सीएसआईआर नेट से रिलेटेड केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे थे। इस केमिकल काइनेटिक्स में हमने अभी जो स्टडी किया था वो स्टडी किया था, सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी की थी। उसके बाद हमने जो स्टडी किया वो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी स्टडी किया था। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताई थी मैंने आपको, उसी के आधार पे हमने ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी स्टडी किया था। उसके बाद हमने जो स्टडी किया था वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स की और उनकी हाफ लाइफ स्टडी की थी। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करवाई थी। इसी तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे और सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्ट याद होंगी तो हम उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट ही अप्लाई कर लेंगे। इसलिए आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस बहुत ही आसान आते हैं। सिर्फ इतना ही होता है कि हम उनको फॉर्मूलों के साथ अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ोगे तो हो सकता है आप उन क्वेश्चंस को इजीली अप्लाई भी कर दोगे। चलो, आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स पर स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या स्टडी किया था। फर्स्ट ऑर्डर की मैंने आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताई थी और उसका हाफ लाइफ स्टडी करवाया था। ठीक है, जो पता है वो लिखेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो इन तीनों एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। आज हम स्टडी कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, हमें पता है कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस की रेट इक्वेशन लिखी थी। क्या लिखी थी? रेट इक्वल टू के ए की पावर 1, ये लिखा था। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या होगी? वो रिएक्शंस जो जिनका रेट रिएक्टेंट की 1 पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या डेफिनेशन बन गई? द रेट ऑफ रिएक्शंस इज डिपेंड ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्टेंट। द फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये आपकी, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to the
फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या डेफिनेशन बन गई? रेट किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही लिखा है मैंने, रेट इक्वल टू के ए की पावर 1। जब मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगी, a graph is plot between किस किस के बीच में? रेट एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो कैसा ग्राफ आएगा आपका? देखो, ये है, यहां पे रेट और यहां रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। देखो क्या होगा, जब ए की वैल्यू 0 कर दी, पूरा 0 मीन्स कहां से आएगा ये ग्राफ? ओरिजिन से आएगा। और क्या आएगा? जैसे जैसे ए को बढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे रेट बढ़ेगा। कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है? 1 मीन्स लीनियरिटी इंक्रीमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है? लीनियरिटी इंक्रीमेंट हो रहा है। ये रिएक्शन y इक्वल टू एम एक्स ही तो बनी बेटा आपकी, y इक्वल टू एम एक्स ही तो बनी आपकी। तो कैसा ग्राफ आया था वहां पे? लीनियरिटी इंक्रीमेंट वाला ग्राफ आया था, यही आया था। स्लोप क्या है इसका? के, क्योंकि ये रहा। चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर। आपको इस तरीके से नहीं पूछेंगे कोई भी, आपको क्या दे दिया? ये ग्राफ दे दिया और आपसे पूछा जाएगा कि ये ग्राफ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन का है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि रेट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस, क्योंकि हमने कल 0 ऑर्डर का किया था, आप कंपैरिजन यही देख लेना। 0 ऑर्डर का क्या किया था? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और रेट, इसके बीच ग्राफ प्लॉट किया था और आपने एक पैरेलल लाइन खींची थी रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस के ऊपर। ठीक है, तो आपको इस तरीके के ग्राफ दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। इस ग्राफ को देखते हुए आपको बताना है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इस तरीके का ग्राफ बने, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में यही ग्राफ बनाएंगे। सेकंड ऑर्डर में ग्राफ जो बनाएंगे वो हम किस फॉर्म में बनाएंगे आगे मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन कैसे आएगा? जो इंक्रीमेंट है पहले धीरे धीरे होता हुआ, मीन्स इस तरीके से एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट होगा ऐसे वाला कर्व के साथ। एक लीनियर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, होगा तो वहां भी इंक्रीमेंट लेकिन एक्सपोनेंशियली, क्योंकि ये जो ग्राफ बनेगा ये y इक्वल टू एम एक्स की पावर n की फॉर्म में बनेगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर जब हम स्टडी करेंगे। ऐसे ही यदि इस तरीके का ग्राफ दे दिया तो आप इसको सेकंड ऑर्डर तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो कि ये जो n की वैल्यू है ये या तो 2 के इक्वल है या कहें कि ये 2 से ज्यादा है, लेकिन ये 1 तो नहीं हो सकती और न ही ये 0 हो सकती, क्योंकि 0 ऑर्डर का ग्राफ तो ये आता है और फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर आता है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ किसका होगा? या तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन का होगा या उससे बड़े ऑर्डर की रिएक्शन का होगा। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी ऑर्डर का रिएक्शन है। तीनों ग्राफ मैंने आपको बना के दिखा दिए। ठीक है, चलो आगे। अब है थर्ड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। हाफ लाइफ निकाली थी आपने इसकी, टी हाफ।
फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का आपने टी हाफ कैलकुलेट करके बताया था और हमने निकाला था वो टी हाफ 0.691 अपॉन के। कहीं पे भी कंसंट्रेशन टर्म आ रही है यहाँ पे? कहीं पे भी नहीं आ रही भाई। किसी एक रिएक्शंस के लिए के रेट कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। के क्या है? उस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो के जो है वो यदि हम फिक्स कंसंट्रेशन कर दें, टेम्परेचर सब चीजें फिक्स कर देंगे, तो के की वैल्यू पे तो वैसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या है, कंसंट्रेशंस में यदि मैं चेंजेस करूं तो टी हाफ में क्या चेंजेस आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, कांस्टेंट आ रहा है। मींस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो है वो टी हाफ के ऊपर डिपेंड, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस का टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस का, क्या लिखेंगे हम? द हाफ लाइफ ऑफ first order reaction does not depend on the initial concentration of reactant। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड किसका? हाफ लाइफ किसकी? फर्स्ट ऑर्डर की। किस पे डिपेंड नहीं करती? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। कैसा आएगा हमें ग्राफ जब हम इसका प्लॉट करेंगे? किस किस के बीच में? टी हाफ वर्सेस किसके बीच में? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसी से दिखा रही हूं मैं, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं? टी हाफ और रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस के बीच में। कैसा आएगा आपका? यहां ए है और यहां टी हाफ है। कैसा आएगा? इसके पैरेलल आएगा। कैसा ग्राफ आएगा? इसके पैरेलल मिलेगा। ये है सेकंड। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, कभी भी कंप्लीट नहीं होंगी। देखो 100% रिएक्शन थी, उसका 50% होने के लिए 1 टी हाफ चाहिए, फिर वापस इस 50 का 25 चाहिए तो वापस टी हाफ चाहिए, इस 25 का चाहिए तो 12.5 में चेंज हुआ, फिर इस तरीके से बढ़ते गए। मीन्स इस 100% कंप्लीट कंज्यूम होने के लिए इनफाइनाइट टी हाफ की रिक्वायरमेंट है। इनफाइनाइट टी हाफ की रिक्वायरमेंट है। इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। ये केवल हमारे मैथमेटिकल डाटा है। वैसे तो मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ये अराइज हो रहा होगा कि ऐसा थोड़ी होता है, उसमें रिएक्टेंट था वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो गई। हम सिर्फ मैथमेटिकल डाटा के आधार पे कह रहे हैं कि रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और ये कहती है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट हाफ लाइफ की रिक्वायरमेंट है। तो क्या क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीट। क्या लिखेंगे इसमें? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीट। अगली प्रॉपर्टी है। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ जो होती है वो आपकी रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एवरेज लाइफ जो होती है वो रेट कांस्टेंट के इनवर्सली होती है। चौथी प्रॉपर्टी एवरेज लाइफ।
एवरेज लाइफ को आप किससे डिनोट करते हो? टो से डिनोट करते हो या कहें कि टी एवरेज से डिनोट किया। क्या डेफिनेशन बताई? किसका इनवर्स होती है? रेट कांस्टेंट का इज इक्वल टू 1/k, यही होती है। अभी हमने k और t हाफ के बीच में रिलेशन निकाला था। क्या था बेटा? t हाफ जो होता है वो होता है 0.691/k। मैं इस k को यहां से हटाऊं और t हाफ की फॉर्म में ये रिलेशन बनाना चाहूं तो क्या करूंगी? मैं इस k को इधर ले आई और क्या हुआ? 0.691/t हाफ, यही हुआ। इस वैल्यू को उठा के मैं इसके नीचे रखूं तो टो की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? टो या टी एवरेज की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 1/0.691 टी हाफ। ये टी हाफ ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बनेगा? 1/0.691 टी हाफ। इस पूरे की वैल्यू जो आती है वो आती है 1.44। तो टो की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? टो इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। अभी तक हमने देखो 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी हमने ये बताई कि रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पावर 1 के। सेकंड प्रॉपर्टी हमने बताई कि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करती है। थर्ड हमने जो प्रॉपर्टी बताई वो ये बताई कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। फोर्थ हमने ये बताया कि जो एवरेज लाइफ है जो निकल के आती है वो आती है 1.44 टी हाफ के। फर्स्ट ऑर्डर की एवरेज लाइफ की वैल्यू जो होती है वो 1.44 टी हाफ। ठीक है, चलो आगे। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी बता रहे हैं, विल हेल्मी इक्वेशन। विल हेल्मी इक्वेशंस क्या है आपकी? C इक्वल टू सी नोट ई रेज टू पावर माइनस के टी। अब ये आई कहां से? ये भी तो पता होना चाहिए ये आई कहां से। आपको एक तो डायरेक्ट ये इक्वेशन याद करनी है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। विल हेल्मी इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर की ये है, C इक्वल टू सी नोट ई रेज टू पावर माइनस के टी। सी क्या है? टाइम टी पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सी नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन यही है। देखो हम फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशंस के लिए हमने एक इक्वेशन निकाली थी, के टी इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये निकाली थी बेटा, के टी इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए क्या था बेटा आपका? देखो मैंने ये कहा था ए से प्रोडक्ट बना, यही बताया था। फिर हमने ये कहा था इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे ये ए कंसंट्रेशन थी, ये 0 थी। टी इक्वल टू टी टाइम पे ये ए माइनस एक्स, एक्स कंज्यूम हुआ और ये एक्स बना, तब ये रिलेशन आया था हमारे पास। इसका क्या मतलब है कि ए तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, मीन्स ए जो है वो सी नोट है, यही मतलब हुआ। ए जो है वो हमारा क्या है? सी नोट है, बट इसमें कंसंट्रेशन सी नोट क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। और a माइनस एक्स क्या है? टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन मीन c से डिनोट किया था, यही किया था। कई बुकों में आपको ct भी मिल जाएगा। वही बात है कि टी टाइम के ऊपर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितनी बची है। चलो आगे यहां तक। अब मैं इसको इसी फॉर्म में लिखूं, एल एन
सी नोट अपॉन सी। इसको रिवर्स करूं, ln को, जैसे मैं ln की वैल्यूज को रिवर्स करूंगी माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि मुझे ln की प्रॉपर्टी पता है। तो क्या होगा, kt इक्वल टू माइनस ln c अपॉन सी नोट। यही आया। क्या करना है हमें, एंटीलॉग लेना है। जैसे मैं एंटीलॉग लूंगी, इस माइनस को यहां भेज दो पहले तो, माइनस के टी किसके इक्वल हुआ, एल एन सी अपॉन सी नोट के। एंटी लॉग लूंगी, यहां एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ जाएगा बेटा, और ये क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस के टी किसके इक्वल आएगा, सी अपॉन सी नोट। हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है, तो ये सी नोट कहां चला गया, यहाँ पे, और क्या फॉर्म बनी आपकी, सी इक्वल टू सी नोट ई रेज टू पावर माइनस के टी। कौन सी इक्वेशन है या ये विलहेल्मी इक्वेशन। क्या नाम है इस इक्वेशंस का, विलहेल्मी इक्वेशंस। कहां से आई है, यहां से आई। चलो अब अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हमने बहुत बार सुना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लिखे। देखो हमने क्या लिखा, C इक्वल टू सी नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की होगी तो टी टाइम पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं n से डिनोट करूंगी और इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n नोट डिफाइन होंगे। ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। के की जगह क्या आएगा, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू। के की जगह क्या आएगी यहाँ पे, लेमडा, क्योंकि उनके साथ क्या जुड़ी हुई है, वेव्स जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है उनके साथ, वेव्स, इसलिए के की जगह क्या आएगा, लेमडा। ध्यान रहेगा आपको, ये इक्वेशन ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन भी पूछ ली जाती है। कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रही है ये इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर को। किसकी इक्वेशन है ये, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। किसकी है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डिसइंटीग्रेशन की। चलूं आगे, 6 के बाद 7 प्रॉपर्टी। आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि आपको ये कहा जाए कि यदि इस सब्सटेंस की हाफ लाइफ जो है वो ये है, कोई भी हाफ लाइफ दे दी आपको, और ये इतने टाइम के बाद कितना कंज्यूम होगा, आपको क्या निकालना है, रिएक्टेंट का अमाउंट निकालना है। किसके कंपैरिजन में, जो इनिशियल है उसके कंपैरिजन में। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट left after given time using हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को यूज करते हुए हम रिएक्टेंट कितना बच गया किसी टाइम इंटरवल पे, ये स्टडी करते हैं। क्या होता है आपका, C इक्वल टू सी नोट 1/2 की पावर T अपॉन T हाफ। C इक्वल टू सी नोट 1/2 T अपॉन T की पावर हाफ। ये आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराती हूं। यहां पे आपको
हो सकता है n दिया हुआ हो बुक में, लेकिन n क्या है आपका, वही T/T½ n क्या है आपका, T/T½ आप इसको n से भी डिनोट कर सकते हो। चलो आगे इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो आप, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, एक क्वेश्चन कराती हूँ इसी से रिलेटेड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ reactant left after 20 hours if in a first order reaction। ये जो फॉर्मूला है ये केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में है। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां लिख लेना आप, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे तो आपको पता ही है, फर्स्ट ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हमने वहीं पे पढ़ा है ये फॉर्मूला, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 20 आवर्स इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इफ द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 5 आवर्स। मीन्स आपको क्या क्या दे दिया, टी दे दिया, कितना टाइम है 20 आवर्स, टी हाफ दे दिया, कितना टाइम है 5 आवर्स। आपको तो कितना परसेंट बचा है वही तो दिखाना है, या कितना पार्ट रिमेनिंग बचा है फ्रैक्शन फॉर्म में। C इक्वल टू क्या है, C0 1/2, इसकी पावर क्या होगी, T की जगह 20 और इसके जगह T हाफ 5, क्या होगा 4। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो क्या आएगा, मैं यहां पे कैलकुलेट कर रही हूँ। C इक्वल टू C0 1/2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 4 क्या होगा 16, कितना पार्ट बचा ये C0/16, कितना पार्ट बचा C0/16। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये तो थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसमें कुछ ग्राफ्स जो आपसे पूछ लिए जाते हैं नॉर्मली वो प्लॉट करते हैं। कुछ की प्रैक्टिस मैं करा रही हूं, बाकी आप देखना कि और कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं इसमें, तो वो आप प्रैक्टिस करना उनकी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहला ग्राफ रेट वर्सेस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये ग्राफ आपको अभी अभी बताया था कैसा होता है बेटा, क्योंकि इक्वेशन क्या थी आपकी, रेट इक्वल टू के ए, यही थी। कैसा ग्राफ आएगा, ओरिजिन से आएगा, और कैसा आएगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन कैसा, लीनियरली। स्लोप क्या होगा इसका, के होगा। चलो आगे, यदि आपको एक ग्राफ दे दे रेट वर्सेस टाइम, हमने जीरोथ ऑर्डर में याद करो हमने बनाया था रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो हमने ये कहा था कि ये कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करेगा तो टाइम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, मींस टाइम के साथ भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, चाहे 20 मिनट्स रिएक्शन कराई चाहे आपने 30 मिनट्स रिएक्शन कराई, लेकिन पूरी थ्रू आउट आपका रेट क्या है, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस कम होती हुई जाएंगी, जब कम होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता हुआ जाएगा। मीन्स वो जो ग्राफ आएगा
वो आपका डिक्रीज फॉर्म में आएगा, लेकिन वो जो डिक्रीज है वो एक्सपोनेंशियली फॉर्म में आएगा, लीनियरिटी डिक्रीमेंट नहीं होगा। कैसा होगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट आएगा, इस तरीके से डिक्रीमेंट होगा। कुछ टाइम के बाद, क्योंकि खत्म तो होती नहीं है, तो इनफाइनाइट तक चली जाते हैं, तो आपका जो रेट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ आता है वो एक्सपोनेंशियली इस तरीके से आता है। चलो आगे, अगला है लॉग रेट वर्सेस लॉग ए। रेट इक्वल टू होता है आपका के ए। जो भी आपको ग्राफ लगे उसकी इक्वेशंस बनाओ। सबसे पहला आसान तरीका है कि अच्छा हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा हुआ है, तो इनके बीच का रिलेशंस में कौन सी इक्वेशंस आती है वो इक्वेशन बनाओ, तभी आप बता पाओगे। रेट इज इक्वल टू के ए, मैं इसका लॉग लूं, लॉग रेट, सबसे पहले नेचुरल लॉग लिया जाता है ln, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां, तो क्या होगा ln के ए, या तो आप एक साथ लिख के अलग स्टेप में कर लो। मैं आपको लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता थी, log a इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b, तो यहां क्या होगा ln के प्लस ln a। ठीक है, log बनाए दो, हर एक में 2.303 से मल्टीप्लाई किया, तो 2.303 log रेट किसके इक्वल आएगा बेटा, 2.303 log के प्लस 2.303 log ए। हर एक का 2.303 में इन दोनों में कॉमन आया और इधर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास log और ln दोनों का सेम ग्राफ बनेगा। यहाँ पे देखो कैसा बनेगा, कैसा ग्राफ आया आपको, ये y है आपकी, ये आपका c है और ये आपका x है, यही है, इसके मल्टीपल में कुछ है नहीं, मीन्स m की वैल्यू यहां 1 रख देंगे, यही है आपका। कैसे बनेगा ग्राफ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मीन्स किसी इंटरसेप्ट होता है वहां से स्टार्ट होता है और इंक्रीज होता हुआ जाता है, तो ग्राफ जो बनेगा वो देखो इसका कैसे बनेगा। इसका ग्राफ मैं यहां बना रही हूं, क्या है, ln रेट लिख दो या log रेट, एक ही बात है दोनों में, यहां पे ln a या कहें log a, दोनों का सेम ग्राफ बनेगा। कहां से बनेगा, ये किसके इक्वल हो गया बेटा, इंटरसेप्ट है, किसके इक्वल होगा ये जो होगा ये होगा ln के या कहें log के, एक ही बात है। स्लोप की वैल्यू यहां क्या रहेगी, 1 रहेगी, क्या रहेगी, 1 रहेगी। चलो आगे, अब आपसे ग्राफ पूछा जाए टी हाफ के बीच का रिलेशन बताओ, कैसा आएगा बेटा ग्राफ, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टी हाफ के बीच जब डिपेंड ही नहीं करती है तो ग्राफ किस तरीके का आएगा, वहां पे टी हाफ वर्सेस ए के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, ये ए और ये हमारा टी हाफ कैसा आएगा, इसके पैरेलल। इक्वेशंस हमने देखी थी और हमें पता थी, ठीक है। उसके बाद हमने एक इक्वेशन लॉग वाली इक्वेशन निकाली थी, क्या निकाली थी आपने, के टी इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस एक्स, ये निकाली थी, या कहें के टी इक्वल टू 2.303 log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। बहुत बार हमें इनके बीच में ग्राफ मिलता है, किसके बीच में नहीं मिलता है,
ln a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t के बीच में मिल सकता है, log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t के बीच में मिल सकता है। हो सकता है ये उल्टा करके दिया हुआ हो, ln a माइनस एक्स अपॉन a के बीच में ग्राफ मिल सकता है और log a माइनस एक्स अपॉन a वर्सेस t के बीच में ग्राफ मिल सकता है। अब देखो, जब मैं इन दोनों की बात करूंगी तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? ग्राफ कैसा आएगा? इसकी और इसकी बात करूं, ये मेरा y की तरह बिहेव करेगा और ये मेरा x की तरह बिहेव करेगा, यही होगा। मैं इसकी बात कर रही हूं, पहले ग्राफ ये वाला बना रही हूं। ये y है आपका, ये x है और ये m हो गया। कैसे आएगा? इसका ग्राफ जो बनेगा आपका ओरिजिन से पास होगा, इस फॉर्म में बनेगा, इंक्रीज होता हुआ बनेगा y इक्वल टू एम एक्स। स्लोप इसका क्या हो जाएगा? क्या है? k। किसमें? ln a अपॉन a माइनस एक्स और t के अंदर। सेम ऐसा ही ग्राफ इसमें बनेगा, ये 2.303 यहां भेज दो। क्या होगा? k अपॉन 2.303 t किसके इक्वल है? log a अपॉन a माइनस एक्स। ये आपका क्या है बेटा? y मीन्स log a अपॉन a माइनस एक्स, ये लिख दिया। ये आपका क्या है? t, ये लिख दिया x। और ये आपका क्या है? m। तो यहाँ पे जो स्लोप, ग्राफ तो इसी फॉर्म में बनेगा, लेकिन जो स्लोप आएगा, अब वो स्लोप क्या होगा आपका? k अपॉन 2.303, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, चलो आगे। इसका उल्टा होगा तो ग्राफ क्या होगा आपका? डिक्रीज होता हुआ आएगा। भाई उल्टा हो गया ग्राफ ln का, तो ग्राफ आपका कैसा आएगा? डिक्रीज होता हुआ आएगा। ये वाला ग्राफ और ये वाला आप खुद ट्राई करना किस तरीके से बनेंगे, और उसके बाद मैं दो और ग्राफ बता रही हूं, C वर्सेस T। विलहेल्मिन इक्वेशंस लिखी थी हमने, C वर्सेस T वाला ग्राफ ट्राई करना। कल की क्लास में फिर मैं इनको समझाऊंगी। ln C वर्सेस T ट्राई करना, और थर्ड वाला है log C वर्सेस T ट्राई करना। तीन तो ये ग्राफ ट्राई करना और दोनों ये ग्राफ ट्राई करना। आपको बहुत सारी चीजें मैंने बता दी हैं ग्राफ में, आप ये पांचों ग्राफ ट्राई करना। यदि आप लोगों से नहीं बने तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कल की क्लास में आप लोगों को समझाऊंगी। थैंक यू।